नमस्कार दोस्तों आरक्षण देश में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। मैं सालों से इस मुद्दे पर अपने विचार रखने की सोच रहा हूँ, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। पता नहीं किस नेता सरकार या समुदाय को बुरा लग जाए। एनीवे, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट के टॉलरेंट कैपेसिटी को देखते हुए मैंने ये हिम्मत की है। सोचा कि जब एक सीएम प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहने के बाद भी सुरक्षित है, तो मैं भी सुरक्षित ही रहूँगा। हालांकि थोड़ी सी हेजिटेशन है कि कहीं आप लोग मुझे आरक्षण विरोधी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट न समझ बैठे। हंसी मत दोस्तों, माहौल ऐसा ही है। अगर आप सार्वजनिक हिंदू होने की बात करेंगे, देशभक्ति की बात करेंगे या भारत माता की जय कहेंगे, तो लोग आपको बीजेपी या आरएसएस का एजेंट करार दे देंगे। हालांकि वो भी सही है कि भाई जब इतने सालों से सोए पड़े रहे थे तो अब जागने की क्या जरूरत थी आपको। एनीवे, आप एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी या जनरल किसी भी कोटे से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ मेरी पूरी बात ध्यान से सुने और फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। मैं आरक्षण का विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये जानते हुए भी कि ये देश की बदहाली और समाज को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण है। आरक्षण की जिस बैसाखी के सहारे समाज के गरीब तबके को अपलिफ्ट करके संपन्न वर्ग में लाना था, वो तो आया नहीं। पर हाँ, आरक्षण आज नेताओं के लिए वोट बैंक का गणित, क्षेत्रीय बहुसंख्यक समुदायों के लिए फायदे की लड़ाई, आरक्षितों के लिए जन्मसिद्ध अधिकार, सामान्य समुदाय के लिए कमजोरी और सामाजिक व्यवस्था के बीच एक गहरी खाई खोद चुका है। दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि ऑलमोस्ट 50% आरक्षण दिए जाने के बावजूद भी गरीबी नहीं मिट सकी। चलिए कुछ ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी आरक्षित कोटे से बिलोंग करते हैं तो गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये इंडिया है, इसमें अलग अलग समुदाय के 125 करोड़ लोग रहते हैं। अब परसेंटेज में समझने के लिए इसको सर्कल में बदल लेते हैं। इंडिया में 17% एससी, 9% एसटी, 45% ओबीसी वर्ग है, जिनके लिए सरकारी क्षेत्रों में 49.50% आरक्षण का प्रावधान है। 29% सामान्य वर्ग है, जिनके लिए किसी प्रकार का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मतलब 71% यानी 88 करोड़ 75 लाख जनता को आरक्षण मिलता है। 29% यानी 36 करोड़ 25 लाख जनता को नहीं। मतलब साफ है कि लगभग आधे सरकारी क्षेत्रों में 71% आरक्षित समुदायों के कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट होंगे, और अगर योग्य कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते तो सीट्स को खाली ही छोड़ दिया जाता है। सामान्य समुदाय के कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की अनुमति नहीं है। अब बचाइए 50.50% सरकारी क्षेत्र, इसमें आरक्षित अनारक्षित दोनों समुदायों में से योग्यता के आधार पर केवल बेस्ट कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट होंगे। दोस्तों, लगभग 99.3% स्कॉलरशिप्स एंड स्टूडेंट बेनिफिट्स एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी, वुमेन, माइनॉरिटीज एंड मुस्लिम्स के आधार पर ही बांट दिए जाते हैं। ओनली 0.7% ही मेरिट के आधार पर दिए जाते हैं। समझ रहे हैं आप? चलिए अब फिर से आरक्षण के असली ग्राफ पर लौटते हैं। अब आरक्षण चक्र को आसानी से समझने के लिए हम 125 करोड़ की जनसंख्या को 125,000 मान लेते हैं। मान लीजिए 25 साल पहले 10,000 जॉब्स के लिए 100,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, जिनमें से 4,950 को आरक्षण कोटे से और 5,050 को मेरिट के आधार पर जॉब मिल गई। अंडरस्टूड है कि आरक्षण वाले कैंडिडेट्स मेरिट वाले कैंडिडेट्स से कम योग्य रहे होंगे। आरक्षण वाले कैंडिडेट्स की एजुकेशन किसी सामान्य स्कूल कॉलेज में हुई होगी, और जबकि मेरिट वाले कैंडिडेट्स की एजुकेशन किसी उच्च स्तरीय स्कूल कॉलेज में हुई होगी।
आरक्षण वाले कैंडिडेट्स के पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति भी कमजोर रही होगी, जबकि मेरिट वाले कैंडिडेट्स के पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रही होगी। आइए अब आरक्षण के कुठाराघात की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। देखते हैं कैसे अपने ही लोगों ने अपने ही समुदायों को दो भागों में बांट दिया। जैसा कि होता है, सरकारी नौकरियां मिलते ही इन 4,950 व्यक्तियों का अपने अपने समुदाय में रुतबा बढ़ गया होगा। इनकी शादियां भी उन परिवारों में हुई होंगी जो पहले से ही संपन्न थे। अब देखिए, जाने अनजाने ये लोग अपने ही समुदायों के बीच संपन्नता और हैसियत की एक दीवार खींच बैठे। समय गुजरता गया, उन सरकारी बाबुओं को आरक्षण कोटे से प्रमोशंस मिलते गए, रहन सहन बदल गया। सभी ने अपनी अपनी संतानों को अव्वल दर्जे के स्कूल कॉलेज में शिक्षा दिलवाई और बेटा बेटी भाई बहन के रूप में लगभग 20,000 योग्य नौजवानों के एक ग्रुप को आरक्षण कोटे को भोगने के लिए तैयार कर दिया। यानी एक संपन्न क्रीमी लेवल का आरक्षित समुदाय जो आरक्षित वर्ग की निचली सतह के नौजवानों से कई गुना योग्य होने के बावजूद भी आरक्षण को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। जरा सोचिए, जिन गरीब परिवारों ने अपने बच्चों को जैसे तैसे करके किसी सामान्य दर्जे के स्कूल कॉलेज में इस उम्मीद से पढ़ाया होगा कि आरक्षण कोटे में उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और उनका परिवार भी संपन्न समाज की मुख्य धारा में आ जाएगा, आपको लगता है कि इन हालात में आरक्षण का फायदा उन तक पहुंचेगा? ये समझने के लिए 25 साल पुराने चक्र को अब प्रेजेंट सिचुएशन में फिर से दोहराते हैं। फिर से 10,000 जॉब्स के लिए 100,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जिसमें संपन्न क्रीमी लेवल के 20,000 योग्य कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। आरक्षण कोटे के हिसाब से आरक्षित समुदायों के सारे कैंडिडेट्स में से बेस्ट 4,950 कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट होंगे। तो अब सोचिए, पहले सिलेक्शन किसका होगा? इस संपन्न क्रीमी लेवल आरक्षित वर्ग का या इस निचली सतह के आरक्षित वर्ग का? जाहिर है सिलेक्शन इन्हीं क्रीमी लेवल के कैंडिडेट्स का पहले होगा, क्योंकि ये इस निचली सतह की आरक्षित श्रेणी से कहीं ज्यादा योग्य हैं। हाँ, अगर इस संपन्न क्रीमी लेवल के वर्ग ने स्वयं ही आरक्षण को अपने समुदायों की निचली सतह के आरक्षित वर्ग के लिए छोड़ दिया होता तो यकीन मानिए सिलेक्शन इस निचले स्तर के आरक्षित कैंडिडेट्स में से ही होता, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। सालों से आज तक आरक्षण की क्रीम इसी संपन्न वर्ग के बीच घूमती आ रही है। दोस्तों, ये संपन्न क्रीमी लेवल आरक्षित वर्ग आज राजनीति से लेकर सरकारी तंत्र तक में जड़ें मजबूत करके बैठ चुका है, जो आरक्षण में बदलाव होने देना नहीं चाहता, क्योंकि ये जानता है कि अगर निचली पंक्तियों में बैठे हर समुदाय के गरीबों को आरक्षण दिया गया तो सब अपलिफ्ट होकर संपन्न समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे और इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। समाज को समुदायों में तोड़े रखना ही इनका भविष्य है और ये फॉर्मूला इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। अंग्रेज हम पर राज करने का फॉर्मूला बखूबी जानते थे। पहले जनता को अलग अलग समुदायों में छांटो, फिर अलग अलग कलर की रेवड़ियां उनमें फ्री बांटो। पूरी जिंदगी ये समुदाय एक दूसरे की मुफ्त की रेवड़ी और उनके रंग में ही उलझे रहेंगे, कभी एक होकर कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे। अंग्रेज तो चले गए, पर डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला उस समय के नेताओं को विरासत में लेकर चले गए और तब से लेकर आज तक वही फॉर्मूला सफलतापूर्वक चल रहा है। सरकारें चलती गई, आरक्षण की आग में हजारों निर्दोष जलते गए, नेता बनते गए, सैकड़ों पेटिशंस, अदालतों के निर्देश और अमेंडमेंट्स के बाद भी कुछ नहीं बदला। गरीब गरीब ही रहा।
गरीब, दलितों, पिछड़ों और आरक्षण के नाम पर वोट मांगते मांगते ये नेता कब अमीर बन गए पता ही नहीं चला। एक बार फिर से सोचना दोस्तों, अगर हमें समाज के हर एक गरीब तबके को अपलिफ्ट करके संपन्न समाज बनाना है, देश की एकता को बनाए रखना है, तो जातिगत आरक्षण का विरोध और आर्थिक आधारित आरक्षण का समर्थन करना होगा। आरक्षण हर उस परिवार व्यक्ति को मिलना चाहिए जो गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, क्योंकि गरीबी हर एक जाति, समुदाय और धर्म में है। मेरे विचारों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय हिंद दोस्तों।